नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2005 में दिया गया था, जिसको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे कई सारे करप्शंस को रोका गया और कई सारी चीज़ों में आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। मतलब उसका यूज़ कैसे करना है वो तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव करेंगे, जो सूचना आप निकलवाएंगे, उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं वो एक बात की बात है। लेकिन जो एक्ट कहता है कि आप किसी भी सूचना को आप निकलवा सकते हैं, बशर्ते उसमें दो कंडीशंस हैं कि वो प्राइवेट बॉडी नहीं होनी चाहिए, मतलब सरकारी होनी चाहिए। सरकार में मीन्स केंद्र शासित या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी गवर्न होनी चाहिए, या फिर प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। मेन बात ये है, ठीक है। उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन एक्ट को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया। सन 2005 से बाद में जब ये आया तो तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली गई, बहुत सारे स्कैम्स पकड़ में आए, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग भी किया जाने लगा। मतलब उसको इन्फॉर्मेशन को आदमी अननेसेसरी निकलवाता है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आरटीआई के कई सारे अमेंडमेंट्स लाए गए और उनमें क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हैं, कौन सी नहीं निकलवा सकते। कुछ लोग प्राइवेट में भी आरटीआई डालने लग गए थे, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हैं उसमें अपने अमेंडमेंट्स दिए हैं। अमेंडमेंट में ये दिया गया है, उसमें एक आरटीआई एक्ट एक सूचना आपको देता है, मतलब एक नियमावली देता है जिसके अंतर्गत आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, बशर्ते वो जो है उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो उन मतलब शर्तों को पूरा कर रहा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट। अगर आरटीआई एक्ट के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप जो है आरटीआई एक्ट क्या है, किस लिए यूज़ होता है, उसकी एक ब्रीफ जानकारी आप ले लें, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आरटीआई एक्ट में क्या कंडीशन होती हैं, जिसके बेसिस पे किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, उदाहरण मतलब लिए हुए हैं मैंने। उसमें जो है आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे आरटीआई को ने रिजेक्ट किया है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को आप एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके थ्रू जो है वो डिपार्टमेंट को जाती है और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना होता है कि जो आपने सवाल पूछे हैं क्या वो उन शर्तों में आ रहे हैं जो आरटीआई का कानून बताता है। अगर नहीं आते हैं तो आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाएगी और फिर आपकी आरटीआई को कंसीडर करने के लिए आपको दूसरी आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो भी अगर क्वेश्चंस अगर आपके सही नहीं हैं या सही ढंग से नहीं पूछे हुए हैं तो भी आपकी आरटीआई अगर रिजेक्ट होती चली गई तो फिर आप मतलब मान लीजिए मतलब वो आपका टाइम ख़राब ही होना है, क्योंकि एक आरटीआई को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय लगता है। मतलब जब आप अपनी एप्लीकेशन को डालेंगे तो वो एप्लीकेशन जिस डिपार्टमेंट में सबमिट होगी, तो जिस डेट पे वो डिपार्टमेंट को रिसीव होगी तब से वो 30 दिन काउंट करते हैं। वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे। तो मतलब आप मान लीजिए 5-6 दिन अगर पोस्ट के लग जाते हैं तो आपके मतलब 36-40 डेज अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को आने में। और इन्फॉर्मेशन अगर आती है आपके पास में कि इन्फॉर्मेशन आपका जवाब जो है देने योग्य नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज़ पर द रूल्स ही आपको जवाब दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं दिए जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि इसमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कराने के लिए कौन कौन से मैं बात करूंगा हिंदी के अमेंडमेंट्स। पहले आप ये पढ़िएगा कि आरटीआई के कौन कौन से, मतलब मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ, मैं सारा नहीं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे आरटीआई क्या होता है ये तो आपको पहले खुद से पढ़ना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर्स कौन से होते हैं, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ को मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक सेक्शन 2F के अंडर में आपकी आरटीआई जो है रिजेक्ट हो सकती है। उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो सूचना की एक परिभाषा, सूचना की एक इन्फॉर्मेशन की एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, जिसके अंडर में आपकी सूचना लाई करनी चाहिए। अगर इसके अंदर में लाई नहीं करती है, मतलब अगर आपकी सूचना जो है इस परिभाषा को
फुलफ़िल नहीं करती है, पूर्ण नहीं करती है, मतलब इसके मानक के अनुसार नहीं है, तो फिर ये आपकी आरटीआई को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड क्या होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ किसको लिखना चाहिए, मतलब टू हुम किसको लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप एक बार ही देख लीजिएगा कि आरटीआई किसको लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आरटीआई रूल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मेरे पास है, मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँगा पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे आरटीआई कहता है कि इस पॉइंट को पढ़िएगा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये है अमेंडमेंट इसका 2015 का, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो दिया गया है 3 दिसंबर 2015, मतलब इसको आप बोलेंगे ये जन सूचना अधिकार नियमावली 2015 अमेंडमेंट 2015। ठीक है, इसमें कहता है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें आप जो है नियम 4 पे आएंगे, सूचना अभिप्राय करने के लिए अनुरोध को शासित करने वाले नियम। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर आप इन नियमों को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने रिट्रीव करने के लिए मांगी हुई है वो आपकी सूचना जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसमें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के लोक प्राधिकरण के सूचना के अभिप्राय प्राप्त करना चाहता है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। कोई भी व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है, मतलब सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या किसी भी माध्यम से कर सकता है। ठीक है, अनुरोध 2 पर प्रावधान में किया जाएगा, परंतु सादे कागज पर, ठीक है, अनुरोध प्रस्तुत होगा। उसमें पॉइंट नंबर 2 पे आइए, अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़िए। मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रित अभिलेखों का भाग होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही दूंगा जैसे कि मेरे पास में रखी हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रजिस्टर मेंटेन होते हैं जिसको आप बोलते हैं शायद से लेखा विभाग, जो आपका मेंटेन करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड में मेंटेन होती है या फिर किसी वेबसाइट पे मेंटेन होती है, एक डेटा को मेंटेन किया जाता है, जैसे रजिस्टर की फॉर्म में हो गया या किसी भी फॉर्म में हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे मेंटेन हो रही है वैसे की वैसे ही सूचना आपको दी जाएगी। उसमें कुछ भी, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि उनको सूचना बनानी पड़ेगी, तो आपको सूचना बना के नहीं दी जाएगी, जो सूचना एज इट इज़ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपने मांगा कि मान लीजिए एक कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए कि जो, जैसे मान लीजिए एक मेरे रजिस्टर में कोई भी चीज़ होती है, अब आप एग्जांपल अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से अप्लाई होगा वो कहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं एक रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, उसमें मेरे पास 5 कॉलम होते हैं, मैं 5 कॉलम में सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देता हूँ। कॉलम ए में कॉलम ए की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, 5वें में, और ये मेरा जो है सन बाई सन या महीने बाई महीने या फिर क्वार्टरली या तिमाही करके जो है मेरा रजिस्टर बदलते रहते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो मैं, जैसे आपने मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर वो सूचना आपने वैसे ही मांगी हुई है तो मैं आपको उसकी जो है फोटोस्टेट करा के दे दूँगा, मतलब उसकी छाया प्रति जो आप बोलते हैं फोटोस्टेट करा के दूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मेरे को इन्फॉर्मेशन में सपोज़ ए, सी और डी पॉइंट चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको केवल अलग से बना के नहीं दे सकता, लिहाजा आपकी आरटीआई को मुझे ना चाहते हुए भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं सरकारी विभाग में, तो सरकारी विभाग में जो अटेंडेंस होते हैं उसी में ही अटेंडेंस होती है, उसी में ही हमारे जो प्रेजेंट होती है वो मार्क करते हैं, एब्सेंट मार्क करते हैं, और सारी चीज़ें उसी रजिस्टर के अंदर मेंटेन होती है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि केवल अवकाश की मेरे को चाहिए
और क्या क्या मैंने अवकाश लिए, कैसे कैसे लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा आपके लिए बनानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैं उसको कैसे क्यों नहीं दे सकता, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैंने जो लीव एप्लीकेशन ली वो उसके लिए अलग मेंटेन हो रहा है, उसमें रिमार्क मेंटेन होता है खाली, क्योंकि लीव तो अप्रूवल के बेसिस पे आती है। तो उससे क्या होगा, अवकाश जो है आपका एक उसी रजिस्टर में, उपस्थिति रजिस्टर में ही मेंटेन होगा जिसमें मेरा टाइमिंग इन आउट का होगा या फिर बायोमेट्रिक जिस तरीके से होगा, लेकिन जो लीव का होता है वो आपके HRMS में मेंटेन होती है, लिहाजा इन्फॉर्मेशन देना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपकी RTI को ना चाहते हुए भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये इसका जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि मांगी गई सूचना जो है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 जो है इसके पॉइंट हैं जो इसको वैलिडेट करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब ये इन शर्तों को पूरा कर रही है तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। एक में हम कहते हैं कि ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अंतर्विलित नहीं होना चाहिए जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के नियम के या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है, ठीक है। जो नया संग्रह, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई बनानी पड़ेगी, तो मैं नई नहीं बनाऊंगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में थी, अब आप मान लीजिए कि उसको किसी आगे प्रोसीडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन में मैनिपुलेशन किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें मैनिपुलेशन किया गया है, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया में खुद ही एक अड़चन बनेगी, इसीलिए जो है उस चीज़ को रिजेक्ट करना पड़ता है। हम नया नहीं देंगे, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो नया नहीं देगा आपको, जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसे ही देगा, ठीक है। वो आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन को नहीं बनाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। 2 नंबर पॉइंट कहता है विद्यमान आंकड़ों में नए सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने में या विद्यमान आंकड़ों पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श देने या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब आप मुझसे पूछें कि भाई आपकी क्या राय है आगे आने वाली, जैसे उसमें होता है कि आपने कुछ राय मांगी या कोई चीज़ है, तो जो प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें हैं, जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, उन आंकड़ों को तो दिया जाना संभव है, लेकिन मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता, मैं अपने एजम्पशंस नहीं दे सकता हूँ, मतलब, और आगे जो होने वाली चीज़ें हैं उसको तो वैसे भी दिया जाना सूचना के नियम के विरुद्ध है, मतलब हम परामर्श नहीं दे सकते हैं किसी को भी। तो अपना क्वेश्चन जब आप ड्राफ्ट करें तो उसमें किसी भी चीज़ का परामर्श या नए सिरे से विद्यमान आंकड़ों पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बननी चाहिए। कुछ इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर जजमेंट आपका किसी कोर्ट में अगर पेंडिंग है अगर कोई डिसीज़न, तो आप उसके बारे में RTI नहीं ले सकते। RTI में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आपको बहुत जानने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है रिट्रीव करा सकते हैं। नहीं तो अगर RTI जो सूचना विभाग है उसने आपकी इन्फॉर्मेशन को अगर रिजेक्ट किया तो आप दोबारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, या फिर आप उसको चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने में भी जिसने आपको RTI ने जो आपको रिस्पांस दिया है वो भी किसी नियम के अनुकूल दिया होगा, तो लिहाजा जो है आप उसको चैलेंज, मतलब आप खुद में सक्षम होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है तो क्या वो सही है, अगर नहीं है तो फिर आपका टाइम ख़राब होगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अंतर्गत नहीं होना चाहिए। काल्पनिक प्रश्न, मान लीजिए आप कोई एजम्पशन बेस पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि प्रश्न में क्यों, जिसके माध्यम से किसी कार्य को किए जाने या ना किए जाने के औचित्य मांग की गई हो, उत्तर किया जाना अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन में कि क्यों आपने किसी बंदे को रिक्रूट किया है, मतलब आपने जो ज्वाइनिंग दी है वो क्यों दी है, इसने छुट्टी क्यों ली है, इसने खाना क्यों खाया है, इस तरीके से क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। क्यों का जवाब नहीं होता। शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपको नियुक्ति दी गई है, उसकी शैक्षिक योग्यता ये हैं,
जब कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है वही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में काम नहीं होते हैं, जिस फॉर्म में काम होते हैं उसी फॉर्म में आप जो है अपने रजिस्टर्स को मेंटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म में आपकी जो है सेव की जाती है, और इन्फॉर्मेशन को आप एज इट इज़ ही निकलवा सकते हैं, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय आरटीआई, आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आप अपनी क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, सपोज मेरे जेईई में कितने कट ऑफ गई, ये क्वेश्चन वैलिड है। ठीक है, जैसे मेरी कट ऑफ गई 100 में से 85, ठीक, उसमें से कितने बंदों को सेलेक्ट किया गया, आंसर है मान लीजिए 2000, तो एक सटीक नंबर है। यहाँ पे तो क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि सपोज़ कि आपने बहुत लंबी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है जिसको कि उसके संकलन और उसके संसाधनों का अनुपात जो है किया जाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें पांचवा पॉइंट कहता है कि इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अनुपाती रूप से विचलन अंतर्ग्रस्त हो जाने के कारण संबंधित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाए। ठीक है, इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि कोर्ट के सारे ऑर्डर्स मांग लें, नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिखित में चल रहा होता है। अब आप चाहें कि 2000 आप जो है 2000 से लेके 2020 का डेटा मांग रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर आप क्वेश्चंस में मांग रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का आप उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कितनी हैं, कैसे कैसे हैं, क्यों हैं, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया जाएगा। जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल कि डायरेक्ट कि ये चीज़ कैसे बनी या क्या हुआ इसके साथ, या फिर उसमें डिपार्टमेंट ने कब से कब तक कार्रवाई की, तो उसमें इसका सीधा सीधा सा आंसर होगा। जैसे सपोज मैंने 2014 से लेके 2016 तक एक सरकार में काम किया और उसके हिसाब से मेरी जो है नियुक्ति इस शैक्षिक योग्यता के आधार पर हुई। ठीक है, हमने 2000 लोगों को भर्ती किया था जिसमें शैक्षिक योग्यता के हिसाब से ये चीज़ें थी। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें कि जो कि जैसे आपको जो आपकी जो इंफॉर्मेशन जब निकलती है तो वो डायरेक्ट आपको जो है जो उसकी जैसे मान लीजिए कि आपकी रिक्रूटमेंट फर्म है, वो कोई पब्लिक नोटिस रिलीज़ करती है, ऐसे ही कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जब होता है तो उसका एक रिक्रूटमेंट नंबर होता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई ये देखो ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी और इतनी वैकेंसीज थी, उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो आपकी ये सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखना है। सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध में 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। ये 2015 में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये है 2015 का अधिनियम जन सूचना अधिकार 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2015 का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ 2015 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ये जन सूचना अधिकार जो बेस वाला है वो 2005 का है, जो अमेंडमेंट हुआ है 2015 में उत्तर प्रदेश जन सूचना अधिकार अधिनियम में, वो ये है। उसके हम पॉइंट नंबर 2 के पॉइंट नंबर 4 के 2 के 1 मतलब खा में भी 1 2 3 4 5 ये अधिनियम है। ये आप एक बारी देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा स्क्रीन रोक के। और अब इसमें क्या है कि सूचना जो है वो 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको कोई आरटीआई कंसीडर करती है, कोई नहीं करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर 500 से ऊपर निकल गए तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसको रोका जाए, लेकिन आपको जन सूचना दायर करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि आपके 500 से शब्द नहीं ऊपर जाएं, क्योंकि वो एक कारण बन सकता है रिजेक्ट होने का। हालांकि नहीं होता है,
कुछ आरटीआई उसको कवर नहीं करती हैं, लेकिन एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपके क्वेश्चन सही नहीं है और साथ में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मांग ली है कि जो उसको प्रदान करना मुश्किल है या फिर उससे ऊपर हो रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन में क्यों आ रहा है या फिर इतनी विस्तृत जानकारी है जिसका संकलन नए रूप से करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है तो हम अगली बात करेंगे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके आपसे पैसे कितने लिए जाएंगे। तो इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बहुत सारी जगह पे ये हुआ था कि कोई भी कितने भी रुपए चार्ज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का, ये मैं इकोनॉमिक टाइम का सोर्स दिखा रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये प्रिंट किया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि सुप्रीम कोर्ट कैप्स आरटीआई फीस ऑफ ₹50 एंड ₹5 फॉर फोटोकॉपिंग। तो जो आपकी फ़ीस है वो 50 रुपये तक ली जाएगी और जो आपकी फ़ोटोकॉपी के चार्जेस हैं, ये 2019 में अभी का रूल है, 2018 में जो इन्होंने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये लेटेस्ट अपडेट है 20 मार्च 2018 10:19 रात के, ठीक है। उसमें ये इन्होंने जो इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रिंट किया है कि ₹5 फ़ोटोकॉपी से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैपिंग है ₹5 कॉपी उसकी फ़ोटोकॉपी चार्जेस की और ₹50 एप्लीकेशन चार्जेस के, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रशांत भूषण और बाकियों का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो मतलब बहुत सारी आरटीआई डालते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन सीख करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, मैं फाइनल रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आपकी आरटीआई फीस को 50 की कैपिंग दी गई है और ₹5 फ़ोटोकॉपी चार्जेस लिए गए हैं। A4 साइज़, ये स्टैंडर्ड पेपर साइज़ होता है A4 साइज़, जिस पे भी अब आपका अगर इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए मैप्स हैं कुछ, तो उसके चार्जेस उस हिसाब से लिए जाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्जेस की जो बात हो रही है वो ₹5 फ़ोटोकॉपी चार्जेस जो हैं वो A4 पेपर साइज़, जो स्टैंडर्ड आपका लेटर पेपर साइज़ होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आप किसी से मांगें कि मैप पूरा प्रिंट करके दो, तो मैप के ₹5 नहीं लेंगे वो, बट ऑब्वियस आपको भी पता है कि एक छोटे से कागज़ के ₹5 जो प्रिंटर से कॉपी निकलते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो उसके होते हैं। एक बड़ी आप अगर कोई चीज़ प्रिंट कराएंगे तो उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंग आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप वो इन्फॉर्मेशन को निकलवाना चाहते हैं। बट निकलवाने से पहले क्या है कि आपको सूचित किया जाएगा कि आपके इतने पैसे बन रहे हैं, अगर आप उसके इच्छुक हैं तब तो आप आगे प्रोसीड करिए, अदरवाइज़ जो है आप उसको मतलब उसके हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे आरटीआई को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे। अब इन्फॉर्मेशन एक जो रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ इस जो स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं एज इट इज़, जो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हुई है। अब इन्होंने क्या किया है कि विद द रेफरेंस ऑफ द अबव सब्जेक्ट दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट द रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड एज पर द एक्ट अंडर सेक्शन दिस, ठीक है। द रीज़न, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये रिजेक्शन का रीज़न है, ठीक है, बस यही है काम की चीज़। द रिजेक्शन का रीज़न है द रीज़न फॉर such rejection is that public authority does not maintain details of approval based on applicant name, village, property, survey number, street number, sheet number. So you are requested to give the details as per file number, approval number. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आपने मांगा कि मान लीजिए कि उस बहुत सारी स्ट्रीट हैं आपके पास में, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो बहुत सारी स्ट्रीट में तो आपका क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है, आप उससे पूछेंगे कि शीट नंबर 5 के पत्रांक संख्या 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे दे दीजिए। वो फाइल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी फाइल के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपको बहुत ही मतलब कंसाइज होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने मांगी इस बंदे की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, या फिर इस पोस्ट पे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहूँ, मैं एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करूँ कि पुलिस का क्या काम है प्रशासन व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए,
ठीक है, तो वो चीज़ एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है। अब मैं सीधे सीधे बात करूँ, जो कि रिजेक्ट भी हो सकता है। अब मैं सीधे सीधे अगर बात करूँ कि थाना प्रभारी जो थाने में पोस्टेड होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी डाकखाने में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, कहीं इंटरनेट बैंकिंग आपकी काम नहीं कर रही है एसबीआई में, तो आपसे बोलते हैं एसबीआई वाले कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपके डाकखाने में या स्टेट बैंक में, जिस किसी में आपको आरटीआई डालनी है, में दिनांक 21 तारीख से 30 तारीख तक कितने कितने दिन कनेक्टिविटी का इशू आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो भी बहुत डिटेल में जा रहा है, वो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि सपोज़ 2 से 5 बजे तक कनेक्टिविटी नहीं आई थी, जो कि इनको रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, तो वो उस रिकॉर्ड की ज़ेरॉक्स करेंगे, फोटोस्टेट करेंगे, छायाप्रति करेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपको निकालनी है। ठीक है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट होती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से ड्राफ्ट नहीं किया था। ठीक, अब एक आरटीआई रिजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने एप्लीकेंट ने इन्फॉर्मेशन सॉर्ट की हुई है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। प्लीज़ स्टेट वेदर द मेमो वार्निंग हैज़ बीन इशूड टू गिरिराज सिंह बाई पीएमओ ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ, इन्होंने कुछ मतलब बोला होगा कहीं पब्लिक प्लेस पे, ये कोई मतलब श्री गिरिराज सिंह हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मैंने एक रैंडम सर्च किया है कि जो पीएमओ ऑफिस से आरटीआई रिजेक्ट हुई हैं, मतलब वो मेरे को गूगल में ऐसे डायरेक्ट मिल गई थी, मैंने वहाँ से देखा है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर हाँ, तो उनके साथ में वार्निंग लेटर क्या इशू हुआ है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है, तो आपको पता नहीं है कि मतलब हुआ है नहीं हुआ है, क्या इशू हुआ है, आपने एक रैंडम गैस किया और इन्फॉर्मेशन सॉर्ट कर दी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी आरटीआई के रूल्स में बताया था कि आप इन्फॉर्मेशन एजम्पशन बेस पे नहीं ले सकते हैं, तो आरटीआई ने क्या रिस्पांस दिया है, किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है, इसको ध्यान से देखिए। द क्वेरीज रेज्ड बाय द एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रोविंग इंक्वायरीज, देयरफॉर इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर सेक्शन 2F ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट। जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन, जो डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत में इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये जो सूचना की परिभाषा को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनकी शर्तों के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो या अगर नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद।